सभी मेरी यूट्यूब की फैमिली को मेरा सादर प्रणाम। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। क्लास 11th का जो टॉपिक है, चैप्टर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसका लेक्चर 1 में हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिए थे। एक बार जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ओके। और जो भी जिस भी टाइम वीडियो देखता हो, तड़कन देखता हो तो तड़का की राम राम, दोपहर देखता तो दोपहर, अगर शाम ने देखता तो शाम की गुड इवनिंग, अरे गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, अरे गुड आफ्टरनून ना रहने दिया करो, राम राम भगवान का नाम लिया करो और आगे बढ़िया करो। ठीक से ये टॉपिक्स कवर कर लिए थे। सबसे पहले टॉपिक किया था कब गैप। गैप क्या होता है? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या होते हैं? जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए रूल्स और गाइडलाइंस हैं, सो दैट की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ओके। नेक्स्ट, ये जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं 6 मैंने करवा दी थी, टोटल हैं 13, तो कितनी पेंडिंग है? 7। वो आज के लेक्चर में कर लेंगे। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, ड्यूल एस्पेक्ट, मेटलिटी एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एक बार जल्दी से इनको 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस एंटिटी में मैंने क्या बताया था आपको? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होती है जिसमें बिजनेस को अलग माना जाता है और ओनर को अलग माना जाता है, उस हिसाब से काउंटिंग की जाती है। सेकंड कंसेप्ट थे मनी मेजरमेंट। सबसे सिंपल कंसेप्ट यही है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप मनी में माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, यस तो रिकॉर्ड कर दो। मेजर कर सकते हो, नहीं तो मत रिकॉर्ड करो। ठीक है। जैसे कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आप ईमानदार कितने हैं, अपॉइंटमेंट, ये सब बातें हैं, इनको मनी में नहीं माप सकते तो इनको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहती है कि हमारा जो बिजनेस है वो नियर फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होगा, उस हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल, आपका फोन में भी ड्यूल सिम है, 2 सिम, तो इसी तरीके से क्या होते हैं ड्यूल में? क्या है? दो एस्पेक्ट होंगे एवरी ट्रांजैक्शन के। ठीक है। और मैटरलिटी तो सबसे छोटी सी है कि अमाउंट इन्वॉल्व कितनी और उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी है। नेक्स्ट था रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में 2 नेम है, जैसे रिवेन्यू और रिकॉग्निशन। सबसे पहले मैं रिवेन्यू बता देता हूँ क्या होता है। रिवेन्यू बिजनेस के लिए होता है, बेसिक टर्म में वैसे मैंने करवा दिया था, लेकिन रिवेन्यू होता है ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश। कैश का आना बिजनेस में कहाँ से? या तो आपने सेल ऑफ गुड्स की हो या फिर सर्विसेज की हो, ओके, या फिर आपके जो एंटरप्राइजेज के रिसोर्सेज हैं उनसे आपको इंटरेस्ट मिला हो, रॉयल्टी मिली हो या डिविडेंड मिला हो। कुछ मेरे दोस्त हैं जो सामान बेचे उसको तो समझ लेते हैं, कुछ सर्विसेज को नहीं समझ रहे। ये जो मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ ये क्या सर्विसेज है? ओके। तो ये सारी कंसेप्ट हमने कर ली थी, 7 बाकी हैं वो आज कर लेंगे। ओके। एक आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक है जीएसटी का। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप सेल ऑफ गुड्स करोगे तो भी जीएसटी लगेगा, और सेल ऑफ सर्विसेज दोगे तो भी आपको, सर्विसेज रेंडर करोगे तो भी आपको जीएसटी लगेगा। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कौन सी टैक्स अथॉरिटी इसको कलेक्ट करती है? जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आएगी। ओके। इसके होते हैं सीजीएसटी, ये होता है सेंटर का, एसजीएसटी होता है स्टेट का, और आईजीएसटी ये होता है सेंटर का। ये जो दोनों हैं ये विद इन स्टेट लगते हैं, अगर आपकी सेल विद इन स्टेट हो या सर्विसेज की विद इन स्टेट। जैसे मैंने करवाया था आपको हरियाणा का, हरियाणा में, ठीक है, राजस्थान की सेल सप्लायर, राजस्थान का ही रिसीवर है। ओके। आईजीएसटी 2 केसेस में लगता है, एक तो इंपोर्ट, दूसरे देश से आपने इंपोर्ट की हो गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर अदर स्टेट में आपने सप्लाई की हो। ठीक है। जैसे पंजाब का हरियाणा में, राजस्थान का गुजरात में। ओके। तो ये सारे टॉपिक्स हमने लेक्चर 1 में कवर कर लिए थे। अगर मेरे किसी दोस्त ने वीडियो नहीं देखी हो तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हो। ओके। बिमला जाखड़ कॉमर्स क्लासेज, ये मेरा चैनल तो है ही, मेरे नाम से, मेरी माता जी के नाम से, लेकिन ये आपका चैनल है, आप इसको हिट कर सकते हो। जब भी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दीजिए। ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और लेक्चर 2 करते हैं कि आज हमें क्या करना है। ओके। एक बार इसको जल्दी से साफ कर दूं फिर आगे। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी हमारी पोस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर्स, कंजर्वेटिज्म, इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी। ये 7 कॉन्सेप्ट हैं टोटल, 6 मैंने लेक्चर 1 में करवा दिए आपको। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं के बेस पर अकाउंटिंग होती है आगे।
फंडामेंटल आइडियाज एंड कंसेप्ट हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी चले जाना, हर टेस्ट में या फिर हर एग्जाम में ये कहीं ना कहीं 2 या 3 मार्क्स में आपको, 1 मार्क्स में, मल्टीपल चॉइस में आपको मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमें टॉपिक कवर करना है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा है, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसको बनाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, और फिर हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आपके जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो सारे हम इसमें कवर कर लेंगे। ओके, तो एक बार इसको जल्दी से साफ कर देता हूँ, फिर एक एक करके सारे कंसेप्ट करेंगे बड़े प्यार से आपके साथ, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या करी है, ऑल एसेट्स, जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं, एसेट्स की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, एंटरप्राइजेज के रिसोर्सेज होते हैं जिनसे एंटरप्राइज को बेनिफिट मिलते रहते हैं। ओके, और इन पर डेप्रिसिएशन लगता है। सभी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, गुडविल, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में वैसे हम करेंगे। इंटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं, गुडविल होती है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, उनको डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उनको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। ओके, तो ये जो सभी संपत्तियां हैं, इनको रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस। किस रेट पर, परचेज प्राइस, जितने में खरीदी, विच इंक्लूड्स, इस परचेज प्राइस में क्या क्या शामिल होगा। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में परचेज की। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका किराया। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन, आपको कहीं पर मशीन सेट करनी है, यहाँ सेट करनी है, यहाँ सेट करनी है, तो जो इंजीनियर उस टाइम पे अमाउंट लेंगे वो, ठीक है। तो ये हो जाएगी परचेज प्राइस। अब जैसे मान लिया आपने, आप इसको रिलेट करना, मैं देसी भाषा में आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं। अगर मान लिया आपने बाइक परचेज की, ओके, आप शोरूम पे गए, आपने बाइक परचेज की, कितने की, 50,000। 50,000 में आजकल आ नहीं रही, महंगाई है, तो इसको कर देते हैं 85,000। ओके, आपने ले ली हीरो होंडा, हीरो होंडा भी अलग अलग होगी, हीरो की बाइक ले ली आपने। नेक्स्ट, फिर आपको इसका लग गया ट्रांसपोर्टेशन का, मान लिया कितना, 5,000 रुपये। ओके, फिर मंदिर गए, पुजारी से पूजा करवाई, रेडी टू यूज, वहां पर आपने दे दिए 2100 रुपये दान दक्षिणा। ओके, तो आपका परचेज प्राइस क्या हो गया, 85, 90,000, 92,100। अब आपका कोई मित्र है, वो आपसे पूछेगा कि बाइक कितने में परचेज की, तो आप क्या बोलोगे, 85,000 रुपये या 92,100 रुपये, 92,100, कितने में, 92,100। एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आगे आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। आपने कोई भी एसेट्स खरीदी, कोई भी आपने मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, मोटर व्हीकल खरीदी, कुछ भी खरीदा, जब तक वो आपके फैक्ट्री में नहीं आ जाती, उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। कैपिटलाइज होने का क्या मतलब है कि आपने जिस अमाउंट पे परचेज की थी वो उसमें शामिल हो जाएंगे। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो साल दर साल लगते रहते हैं, सारा साल उसको रनिंग करने के लिए। अगर मान लिया आपने बाइक है तो उसमें आपने पेट्रोल डलवाया, ठीक है, पूरे साल में, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपने परचेज की और उस परचेज करने के बाद आप घर तक नहीं आए थे, उससे पहले उसमें पेट्रोल डलवा, तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। तो कॉस्ट कंसेप्ट यही करी है कि जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनको परचेज प्राइस में रिकॉर्ड करना होता है। और परचेज प्राइस में क्या क्या शामिल होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें। ओके, एक है कॉस्ट कंसेप्ट हिस्टोरिक इन नेचर होती है। हिस्टोरिक इन नेचर होने का क्या मतलब है कि ये चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। अगर मान लिया आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने खरीदी बिल्डिंग, मान लिया खरीदी 2010 में, कितने में, मान लिया खरीदी आपने 10 लाख रुपए में, तो आपको रिकॉर्ड किस अमाउंट पे करनी है, 10 लाख पर ही करनी है। अगर मान लिया 2022 में उसकी वैल्यू 35 लाख है, तो हिस्टोरिक, ये कॉस्ट कंसेप्ट के अंतर्गत इसको 35 लाख पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, किस पे रिकॉर्ड करते चले आएंगे, 10 लाख, जो इसका परचेज प्राइस है।
ओके, तो ये यही करिए कॉस्ट कंसेप्ट डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। जो ईयर आफ्टर ईयर इसकी जो मार्केट वैल्यू में चेंज आता रहता है उस पर रिकॉर्ड नहीं करना हमें। अगर उस पर रिकॉर्ड करेंगे तो फिर तो हर कोई अपनी वैल्यू एज सर्टेन कर लेगा और जो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो सारी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो हिस्टोरिक इन नेचर की एक कमी ये है, लिमिटेशन का मतलब होता है कमी, खामियां। इसकी कमी क्या है, ट्रू वर्थ ऑफ बिजनेस नहीं दिखाती है। कैसे, अगर मान लिया आज 2022 में इसकी बिल्डिंग की वैल्यू है 35 लाख रुपए, ओके, लेकिन बुक्स में आ रही है 10 लाख रुपए, हालांकि वैल्यू है 35 लाख बिजनेस की बिल्डिंग की, लेकिन दिखानी पड़ रही है हमें 10 लाख में। और सभी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसी के मानेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते आ रहे हैं 10 लाख, वैसे हालांकि उसकी मार्केट वैल्यू 35 लाख। तो इससे क्या है, जो बिजनेस की ट्रू वर्थ है वो शो नहीं होती। तो ये थी कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लो जल्दी से। ऑल एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे परचेज प्राइस पे, उस पे शामिल हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन। और ये हिस्टोरिक इन नेचर होती है, चेंज नहीं होती ईयर आफ्टर ईयर। और इसकी एक बड़ी सबसे कमी ये है कि ये ट्रू वर्थ ऑफ बिजनेस नहीं दिखाती। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। सेकंड अपनी कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर। नाम से ही क्लियर है, फुल यानी कंप्लीट, डिस्क्लोजर डिस्क्लोज करना है हमें क्या, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या जाएंगे आपके, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, क्लास 1 से यही कर रहे हैं हम, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट। ओके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं कौन, कोई भी, आप भी यूज कर सकते हो, आप इन्वेस्टर हो तो। लेंडर्स, अगर किसी ने उधार देना तो वो भी उनको यूज करेगा। सप्लायर्स, अगर किसी ने सामान देना है। अदर्स, मान लिया गवर्नमेंट होगी, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी होगी, तो वो यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्यों करते हैं यूज, सो दैट कि वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। अगर मान लिया आपको किसी कंपनी में रुपया लगाना है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए आप देखोगे कि इन्फॉर्मेशन उसमें क्या क्या है। ओके, या फिर आपको किसी को उधार देना है, या फिर आपको सामान देना है, माल बेचना है, सर्विसेज देनी है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताएंगे। दूसरा क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, मैनेजमेंट और ओनर अलग अलग होते हैं। अगर मान लिया बड़ी कंपनी ले लो, जैसे मुकेश अंबानी के लगा लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसको मैनेजमेंट उसकी अलग है और उसका ओनर मुकेश अंबानी है। अब मुकेश अंबानी छोटी छोटी चीजों को तो देखेगा नहीं इनको, ठीक है, तो उसको तो डिसीजन लेना लास्ट में, तो वो अलग अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग है उसकी और ओनर उसका अलग है। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को, इन्हीं के आधार पर वो देख लेगा कि मैनेजमेंट सही काम कर रही है या नहीं कर रही। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, वो फुल होने चाहिए। फुल का मतलब होता है कंप्लीट, कोई भी ट्रांजैक्शन छुट्टी ना हो, ओमिट ना हुई हो, फेयर सही होने चाहिए और एडिक्वेट उचित होनी चाहिए। सारी भी ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शंस कंपनी में हुई हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, तभी वो फुल माने जाएंगे, कंप्लीट। जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनको फुटनोट्स में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने फुल डिस्क्लोजर। इसमें सिंपल सी एक ही बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो फुल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और एडिक्वेट होनी चाहिए, सो दैट कि जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हैं वो डिसीजन अपना ले सके। तो ये छोटी सी कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान सी है। नेक्स्ट अपनी कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू स्पैन ऑफ टाइम, समय बीतते वक्त बीतेगा, एट द एंड ऑफ विच, जिसके एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, नॉर्मली क्या होता है, एनुअली का क्या मतलब होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो नॉर्मली एनुअली प्रिपेयर किए जाते हैं। एनुअली का मतलब हो जाता है एक साल में, जैसे 1 अप्रैल 2022 चल रहा है से 31 मार्च 2023, तो ये 1 ईयर हो गया। ओके, एनुअली प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन कई बार इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे रिटायर पार्टनर। इसका क्या मतलब है, अगर मान लिया कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक पार्टनर जा रहा है या किसी की डेथ भी हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है एंटरप्राइज में, तो जब वो रिटायर पार्टनर को उसका हिसाब करना होता है तो वेट नहीं करेगा कि भाई कब 31 मार्च आएगा, कब हम हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको प्रिपेयर करेंगे, तब जाकर मेरा हिसाब होगा। ऐसा नहीं होता। उस केस में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं कि आज जब आप हमारे साथ नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन में किसी वजह से, तो उस वक्त तक आपका कितना हिसाब बनता है, तो उसके लिए इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। कि हमने मान लिया उसकी डेथ या रिटायर हो गया, वो मान लिया 30 जून 2022 को,
ओके, तो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बनेंगे 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022। तो ये जो पीरियड है इसको क्या कहेंगे, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। दूसरा है स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती हैं, लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड करते हैं, जैसे विप्रो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया। ओके, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको हर 3 महीने में, इसको क्वार्टरली भी बोल देते हैं, हर 3 महीने में उनको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करना होता है कि हमने इन 3 महीनों में, जैसे अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी सेल की, कितने खर्चे किए। ओके, तो उनके लिए अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा, 3 मंथ। ओके, तो ये थे अकाउंटिंग पीरियड की हमारी कॉन्सेप्ट्स। स्पैन ऑफ टाइम को अंडरलाइन कर लेना, और बाकी तो बिल्कुल आसान है ये 3 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म, इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट ए कॉन्शियस अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड। कॉन्शियस अप्रोच का क्या मतलब होता है, प्लेइंग सेफ, should be adopted in ascertaining income so that profits of an enterprise are not overstated। overstated को हाईलाइट कर लेना एक बार। if profit ascertain are more than actual, इस more than actual को भी हाईलाइट कर लेना, फिर एक साथ मैं आपको समझा दूंगा, more than actual को हाईलाइट कर लेना। it may lead to distribution of dividend, dividend को हाईलाइट कर लेना। ओके, एंड आउट ऑफ कैपिटल को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म की जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहती है, अगर जैसे डिविडेंड देना होता है, ये जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड एक कुछ नहीं, एक इंटरेस्ट की तरीके से एक अमाउंट होती है कि आपने इस कंपनी में रुपया लगाया हुआ है तो उसके नाम के आपका कुछ ना डिविडेंड देती रहती है, वो आपकी इनकम होती है। ओके, और जो डिविडेंड होता है वो कंपनी तब देती है जब वो परफॉर्मेंस देती जा रही है, अच्छा प्रॉफिट होता जा रहा है, तो उसमें से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे दें ताकि वो भी खुश रहें और कंपनी भी खुश रहें और वो कंपनी में बने रहें। ठीक है, कंपनी में बने रहने के लिए उनको डिविडेंड दिया जाता है। ओके, ताकि शेयर होल्डर को ये लगता रहे, इन्वेस्टर को ये लगता रहे कि भाई हाँ, हमें हमारी इनकम भी, एडिशनल इनकम भी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो वो दिया जाता है प्रॉफिट से। लेकिन अगर मान लिया आपने प्रॉफिट्स जो आपने एसरटेन किए प्रॉफिट, ठीक है, अनुमान लगाया आपने प्रॉफिट्स का, और वो अनुमान आपने ज्यादा लगा दिया, हालांकि जब एक्चुअल में प्रॉफिट हुए वो कम हुए। ठीक है, आपने अनुमान ज्यादा लगा दिया, ठीक है, एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुए वो हुए कम। आपने अनुमान के बेस पे डिविडेंड दे दिया कि हमारा तो मान लिया 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से 5 रुपए पर शेयर हमने डिविडेंड दे दिया, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रॉफिट हुआ 70 करोड़। ठीक है, और उसके बेस पे डिविडेंड देना था, लेकिन आपने डिविडेंड किसके बेस पे दे दिया, अनुमानित के बेस पे। ठीक है, तो वो डिविडेंड एक्चुअल में जो 30 करोड़ का डिफरेंस है, उस 30 करोड़ का जो डिविडेंड गया है, 30 करोड़ पर जो डिविडेंड गया है वो चला गया आपको आउट ऑफ कैपिटल। आपने शुरू में जितनी पूंजी लगाई थी उसमें से आपने बंटवारा कर दिया, तो ये क्या हो गया, खतरा। ये नाराज हो गए मालिक साहब। ठीक है, ये नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, आपने जो डिविडेंड, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं, आप देख लेना। ठीक है, इसके कान है, कहीं आप बाद में कहो सर इसका मुंह कहाँ गया, बाल का, ये लो पट्टे भी लगा दिए मैंने इसको। ठीक है, ये जो अपने मलिक साहब ये नाराज हो गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने डिविडेंड जो देना था वो प्रॉफिट पे देना था एक्चुअल पे, लेकिन दे दिया अनुमान के बेस पे, तो उनकी कैपिटल पे फर्क पड़ जाएगा। ये हो गया खतरे की घंटी, खतरे की घंटी है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इससे बचने का क्या तरीका है, इससे बचने का सिंपल सा तरीका है, जो हमारे प्रॉफिट हैं उनको रिकॉर्ड मत करो जब तक वो अनटिल रियलाइज्ड नहीं हो जाते, जब तक आपकी जेब में नहीं आ जाते उनको रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, बट लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये देखो, लेकिन लॉसेज हैं आपके, मान लिया आपको लॉस होने वाला फ्यूचर में, रिमोट का मतलब है थोड़ा सा दूर, चांस है उनके होने के, उनको रिकॉर्ड कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में।
इंफॉर्मेशन में ये क्या कर रहा है, ये 3 भाई हैं, ठीक है, इन तीनों का नाम है प्रॉफिट। ओके, जब तक ये कमा ना ले ऑर्गेनाइजेशन, ये है ऑर्गेनाइजेशन, जब तक ये कमा ना ले इसको नहीं डालना, लेकिन जब कमा लिया तब इसको डाल लो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मान लिया ये 3 भाई हैं लॉस, इनको ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये थोड़ा सा दूर है, मैं इसको दूर कर रहा हूं, ये दूर हैं, ठीक है, लेकिन भले ही दूर हों इनको रिकॉर्ड कर लो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। अब इसको मैं रिलेट करवा देता हूं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ। एग्जांपल है देसी भाषा में। देखो, अगर मान लिया क्या, अगर मान लिया जैसे आपके पापा जी हैं या फिर आपके फैमिली में हैं, उनको डिसीजन लेना कि भाई 10 साल बाद है ना आपको आपके मान लिया अपने लड़के की या लड़की की शादी करनी है। ओके, आप एक तरीके से उनका कैश का आउटफ्लो होगा 10 साल के बाद कि भाई मान लिया 25 लाख रुपए लग जाएंगे, 30 लाख रुपए लग जाएंगे, थोड़ा रिमोट पॉसिबिलिटी है, होंगे तो जरूर, ठीक है। तो वो क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग में 10 साल पहले ही आपके 1,000 रुपए 1,000 या 2,000 3,000 5,000 रुपए आपके धीरे धीरे जमा करते रहते हैं, सो दैट के जब 10 साल के बाद जब डिसीजन लेना होगा, जब हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे तो उन पर एकदम आपके पेरेंट्स पर बर्डन ना आए, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि 10 महीने के बाद ना हमारा कोई केस चल रहा है मान लिया, ठीक है, उसका नतीजा आ सकता है 10 महीने के बाद आएगा और उसमें लॉस हमारा होने के चांसेस हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मान लिया 5 लाख का लॉस होने की संभावना है, तो क्या करेंगे 10 महीने पहले ही थोड़ा 50-50 हज़ार रुपए इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, उसको प्रोविजन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब लास्ट में 10 साल के बाद 10 महीने के बाद डिसीजन आएगा तो एकदम ऑर्गेनाइजेशन पे बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो जब तक ना बने, लेकिन लॉस को रिकॉर्ड कर लो भले ही वो दूर होना हो, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म जो प्लेइंग सेफ का है, इसका यही मतलब, प्लेइंग सेफ का क्या मतलब है, सुरक्षित खेलना है। सुरक्षित कैसे खेल सकते हो, जब तक प्रॉफिट न कमा लें आपको रिकॉर्ड नहीं करना, सिंपल सी बात है। हालांकि लॉस भले ही दूर के हों उनको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो ये है अपनी कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट, ठीक है। ये हमारे बाबूजी नाराज चल रहे हैं, ठीक है, क्यों, डिविडेंड दे दिया कैपिटल से, ठीक है। इनको खुश करना, एक्चुअल के बेस पे आपको डिविडेंड देना है, ठीक है। तो ये है प्लेइंग सेफ कंजर्वेटिज्म की कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, जितनी भी हमारी अकाउंटिंग की पॉलिसीज हैं और प्रैक्टिसेस हैं उनको कंसिस्टेंटली बेस पर फॉलो करना है, सो दैट की कंपैरिजन कर सके। अगर मान लिया एक इन्वेस्टर है, ओके, और उसको कंपैरिजन करना है 2021 में आपने कितना कमाया और 2022 में कितना कमाया, इन 2 सालों का उनको कंपैरिजन करना है। लेकिन कंपैरिजन अगर वो तभी तो सही रहेगा ना, कंपैरिजन जब आपकी जो पॉलिसीज हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं वो कंसिस्टेंटली आपने फॉलो की हों। जैसे डेप्रिसिएशन, ओके, डेप्रिसिएशन मान लिया 2 तरीके से होता है, एसएलएम कई तरीकों से होता है, लेकिन इनमें से 2 तरीके हैं। एसएलएम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी होता है रिटन डाउन। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पूरा करवाऊंगा, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। डब्ल्यूडीवी अगर मान लिया आपने 2021 में फॉलो कर रखा है एसएलएम और 2022 में डब्ल्यूडीवी, तो आपकी जो पॉलिसी और प्रैक्टिस है क्या ये कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो हुई? आंसर इज नो। तो क्या जो इन्वेस्टर है जो कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, वो कंपैरिजन कर पाएगा? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को है अपनी प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज जो हैं उनको कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो करना चाहिए ताकि आप कंपैरिजन कर सको। ओके, दूसरा एग्जांपल लो, जैसे स्टॉक है, ठीक है, इसको लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, ये इसके मापने के तरीके होते हैं रिकॉर्ड करने के। अगर आप 2021 में रिकॉर्ड कर रहे हो लिफो के आधार पे, 2022 में रिकॉर्ड कर रहे हो वेटेड एवरेज के आधार पे, तो क्या कंपैरिजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक। हालांकि जो मैंने एग्जांपल दिए इनको अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा मैं, अगर वो अलाउ करते हैं तब जाकर इनको आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो आपको कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और प्रैक्टिस है उनको कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो करो आप, ठीक है। बार बार अनोन में बदलो मत उनको, ताकि कंपैरिजन
आसानी से हो सके, इसलिए उनको कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो करो। तो ये थी अपनी कंसिस्टेंसी की पॉलिसी। ओके, ये थोड़ा आप देख लेना डेप्रिसिएशन का समझने के लिए। आगे आगे अब जैसे लास्ट लेक्चर है थ्योरी का, उसके बाद रिकॉर्डिंग का चैप्टर आ जाएगा, जर्नल कहते हैं जिसको, उसमें सारा प्रैक्टिकल है, फिर आपको और मजे आने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। तो इसको एक बार साफ कर दूं। नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या कहती है, जैसे रिवेन्यू रिकॉग्निशन भी कहती है कि रिवेन्यू को रिकॉर्ड करना है आपको जब वो रियलाइज्ड हो जाए। और रियलाइज्ड कब होता है, जब लीगल राइट टू रिसीव इट अराइज हो जाए। ओके, नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड, नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड, ठीक है। आपने सेल की, आप रिकॉर्ड कर दो, कैश कब मिलेगा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से रिवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी क्या है कि कॉस्ट आपने इनकर्ड की अकाउंटिंग पीरियड में, तो आपको रिकॉर्ड कर देनी है उसी वक्त, लेकिन आप नॉट व्हेन कैश पेड, नॉट व्हेन कैश पेड, आप कब उसकी पेमेंट करोगे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर मान लिया आपने किसी को, आपने परचेज की, तो आप परचेज को रिकॉर्ड करो जब ले ली, ठीक है, लेकिन आप उसकी पेमेंट कब करोगे उस दिन आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है। तो मैचिंग तो तभी होगी ना, रिवेन्यू जिस आधार पर रिकॉर्ड होंगे उसी आधार पर अगर कॉस्ट रिकॉर्ड होंगी तभी तो मैचिंग होगी ना, ठीक है। तो सेम अकाउंटिंग पीरियड के रिवेन्यू के अपोजिट सेम पीरियड की कॉस्ट आपको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही है बस। ओके, तो अपनी एक लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी की, एक बार इसको साफ कर दूं फिर वो करवा देता हूं लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके, ऑब्जेक्टिविटी की कॉन्सेप्ट क्या कहती है, ऑल ट्रांजैक्शन, जितनी भी, ऑल ट्रांजैक्शन का मतलब है ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, पर्सनल नेचर की नहीं। ओके, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्ड करनी है आपको इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर का क्या मतलब होता है, फ्री फ्रॉम बायस। बायस का क्या मतलब मैंने बताया था, पक्षपात, पक्षपात, ठीक है। या फिर आप दूसरा नाम ले लो, मिली भगत। ओके, फ्री फ्रॉम बायस ऑफ अदर्स, अकाउंटेंट एंड अदर्स, ठीक है। आपको किसी से मिली भगत करके बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। आपके पास अगर मान लिया कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, आप उसका ये देखो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर मान लिया आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने जिस माध्यम से पेमेंट, अगर मान लिया आपने फोन पे किया तो फोन पे की रिसिप्ट आप उसके साथ में अटैच कर दो फाइल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ में पंच कर दो, ठीक है। या फिर आपने कोई फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर का जो सप्लायर के द्वारा जो बिल आएगा आप उसको, है ना, फर्नीचर की फाइल, फर्नीचर का जो बिल आएगा उसको आप पंच कर दो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मैनर में आपको काम करना है, ठीक है, फ्री फ्रॉम बायस, किसी के दबाव में नहीं आना, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, किसी के साथ मिलीभगत नहीं करनी, ठीक है। कहीं आप ऐसा करो कि भाई मैनेजर ने दबाव डाल दिया अकाउंटेंट के ऊपर कि है ना आप मेरे पर्सनल नेचर के जो खर्चे हैं उनको भी बिजनेस में ही रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। अकाउंटेंट क्या बोलेगा, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आप मुझे जॉब से निकाल दो लेकिन मैं काम करूंगा तो किस मैनर में, ऑब्जेक्टिव मैनर में, ठीक है। जैसे सिविल सर्विसेज में सेवा कसम ली जाती है कि मैं पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगा, तो उसी तरीके से अकाउंटेंट को भी कसम लेनी है, जितना भी काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में कोई पक्षपात नहीं, कोई मिलीभगत नहीं, फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है, किसी का दबाव नहीं, भला ही निकाल दो मुझे, ठीक है। तो ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी अपनी ऑब्जेक्टिविटी, ये 13 के 13 कंसेप्ट मैंने आपको करवा दी हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करवा देता हूँ और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और हमारे थ्योरी के जितने भी जो ये 2 चैप्टर थे कंप्लीट, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम जो पहले चलता था, सिंगल एंट्री सिस्टम, ओके। सेकंड है डबल एंट्री सिस्टम जो आजकल चलता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, ड्यूल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, ओके। सिंगल एंट्री सिस्टम को लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे आजकल ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, क्योंकि ये इनकम्प्लीट मेथड है, ओके, इनकम्प्लीट है, तो इस ये जो रिलायबल है ये कितना कम है, ठीक है। इसमें पर्सनल अकाउंट्स बनाए जाते थे, आजकल छोटे जो दुकानदार हैं बिल्कुल छोटे, वो तो इसी को फॉलो कर रहे हैं, वो कहाँ डेबिट क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट बनाए जाते हैं जैसे राम का, ओके, श्याम का, ठीक है, और कैश बुक कि कैश कितना गया कितना आया, बस ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। आजकल लोग इसको
फॉलो कम ही करें। बड़े ऑर्गेनाइजेशन किस पे चले गए? डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट मैंने करवाई आपको बेसिक में। ईच ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होगा वो ड्यूल होगा, डबल। कम से कम 2 अकाउंट तो इफेक्ट होते हैं ड्यूल एस्पेक्ट में, ठीक है। ये सिस्टम कंप्लीट है अपने आप में, इसलिए लोग इस पे चले गए। रिलायबल है, ठीक है। लेस चांस ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड इजीली डिटेक्ट हो जाता है, ओके। और इसमें सारे सभी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, सभी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो और करवा देता हूं, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। इसको साफ कर दूं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल। इसको दूसरा नाम दे देते हैं ड्यू बेसिस। ये ड्यू माउंटेन ड्यू नहीं है कहीं, इसमें ड्यू समझ लो, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2 तरीके से, कैश और अक्रूवल। कैश बेसिस में क्या है, जैसे नाम से क्लियर है, कैश जब मिला सेल का उस टाइम रिकॉर्ड की, ओके। कैश गया यानी पेड किया उस टाइम रिकॉर्ड की, ओके। ये जो कैश बेसिस है इसको नॉर्मली आजकल फॉलो नहीं करते, नॉट फॉलोड, पहले किया जाता था, ओके। ये है अक्रूवल बेसिस या ड्यू बेसिस, आजकल इसी को फॉलो किया जाता है। ये किस पे बेस्ड है? जो मैंने रिवेन्यू कॉन्सेप्ट करवाई ना आपको, रिवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग कॉन्सेप्ट जो करवाई है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसके बेस पे इसको रिकॉर्डिंग किया जाता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या था, जब सेल कर दी उसी टाइम आपको रिकॉर्ड करो, तो कैश कब आया उससे कोई मतलब नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहती थी, जो हमारी कॉस्ट है अकाउंटिंग, सेम अकाउंटिंग पेड की, हम रिकॉर्ड कर देंगे, हमने कैश कब पे किया वो बाद की बात है, ठीक है। तो ये है अक्रूवल बेसिस, ओके। तो इसी को फॉलो किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। अक्रूवल बेसिस, ठीक। एक था कैश बेसिस, एक था अक्रूवल बेसिस, ये 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ओके। तो जैसे हम ट्रांजैक्शन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आपको पता चल। नेक्स्ट अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर मैं थोड़ा बेसिक उसका करवा देता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है, ओके। इसको कर दूं साफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस बोला जाता है, आजकल इंड एएस आ गए, इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कौन बनाता है इनको, कौन फ्रेम करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई। ये क्या होते हैं? ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिखित में है सब कुछ, कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ, ये क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कवर करते हैं? रिकॉग्निशन कैसे करना है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का, उसको मेजर कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, और उसको डिस्क्लोजर कैसे दिखाना है, ठीक है। ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट, इनमें किसी भी बिजनेस या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की रिकॉग्निशन कैसे करनी है, मेजर कैसे करना, ट्रीटमेंट कैसे करना, प्रेजेंटेशन कैसे करना और डिस्क्लोजर कैसे करना, ये कौन बताते हैं? एएस या इंडीएस, ओके। ये कुछ नाम दिए गए हैं आपके, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, वैसे एक बार देख लेना, ठीक है। दूसरा, इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान है? फायदे तो यही है कि ये स्टैंडर्ड्स इन्होंने बना दिए कि आपको ऐसे ऐसे रिकॉग्नाइज करना, ऐसे मेजर करना, ऐसे ट्रीटमेंट करना, ऐसे प्रेजेंटेशन करना और ऐसे डिस्क्लोजर करना, तो उससे वेरिएशन नहीं आता। जितने भी एंटिटी हैं, बिजनेस एंटिटी हैं, अगर वो एएस को फॉलो करते हैं, जो कि मैंडेटरी होता है फॉलो करना मैक्सिमम, जब वो फॉलो करते हैं तो उनका सभी का एक ही पैटर्न मिलेगा किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, तो उसमें वेरिएशन नहीं आता, ओके। और कई बार क्या होता है, लॉ जो कानून है वो साइलेंट होता है, ठीक है। किसी भी एस्पेक्ट पे अगर मान लिया वो साइलेंट है, तो ये जो एएस हैं या इंडेस हैं, एएस या इंडेस, ये बताते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन का कैसे ट्रीटमेंट करना, कैसे रिकॉग्नाइज करना, तो उसके अनुसार एंटिटी को
अप्लाई करना होता है। हालांकि लॉ साइलेंट होता है, लेकिन ये एस बता देते हैं, ठीक है। और इसकी ये कमी भी है, कई बार क्या होता है, ये लॉ से बाहर नहीं जा सकते, लॉ को ये ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड ऑफ स्टैच्यू, ओवरराइड ऑफ स्टैच्यू का क्या मतलब है, अगर लॉ ने कोई बात बता दी, एस को वो बात पसंद नहीं है या उसके अगेंस्ट है, तो लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, लॉ की बात पहले मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन्होंने लिख दिए, रिकॉग्निशन कैसे करना, मेजरमेंट कैसे करना, ट्रीटमेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना और डिस्क्लोजर कैसे करना है, तो आप क्या कर सकोगे, अगर सभी ने सेम फॉलो किए तो आप कंपैरिजन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशन तो है नहीं, तो आप किसी भी एंटिटी का कंपैरिजन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एएस, छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, बाकी बेनिफिट और ये जो लिमिटेशन है ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये था अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जितने भी टॉपिक्स थे ये मैंने आपके सारे कवर करवा दिए। इसमें सबसे मेन टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग एग्जाम्पशन, जो हमारे फंडामेंटल आइडियाज हैं 13 हैं, ठीक है। 6 पहले लेक्चर में करवा दी थी, 7 आज करवा दी हैं। एक बार टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हम आपके साथ कर लेते हैं और फिर ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, ओके। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो मैंने 13 कॉन्सेप्ट्स करवाई थी आपको 13, ठीक है, उनमें से कौन सी आएगी? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, पूरी लाइफ एंटिटी अपने पूरे जीवन काल में अकाउंटिंग को प्रोड्यूस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रोड्यूस करती है। कंजर्वेटिज्म में क्या था? लॉसेज को रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना अंटिल रियलाइज ना हो जाए। ये तो आएगी नहीं। मैचिंग में, मैचिंग भी नहीं है, क्योंकि मैचिंग में है ना कॉस्ट और रेवेन्यू को सेम अकाउंटिंग पीरियड की रिकॉर्ड करना था, अकाउंटिंग पीरियड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सेकंड है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 डिफरेंट एंटरप्राइज हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंट इन ए सिमिलर मैनर, ओके। तो द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था मैंने, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसकी 4 थी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या करे है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 डिफरेंट एंटरप्राइज, 2 डिफरेंट हैं, अलग अलग एंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन हमारे पास, वो प्रिपेयर की है, प्रेजेंट की है सिमिलर मैनर में, तो उससे हमें किस चीज में आसानी हो जाएगी? कंपैरिजन करने में, ठीक है। इसमें नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा? कंपैरिजन, ओके। क्यों? क्योंकि रेलिवेंस में क्या होता है? रेलिवेंस में होता है अवेलेबल एट टाइम, रिलायबिलिटी में फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ, अब लेकिन कंपैरिजन और होगा इसका आंसर। अगर कंपैरिजन ऑप्शन में है तो आप कंपैरिजन लिखोगे, ओके। नेक्स्ट है, ए कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर। कौन सी करवाई थी? थर्ड, गोइंग कंसर्न, ओके। नेक्स्ट है, द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। प्राइमरी क्वालिटी पूछा है, ठीक है। रेलिवेंस, अवेलेबल एट टाइम, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम बायस, पक्षपात नहीं होना चाहिए, ओके। रिलायबिलिटी, फ्री फ्रॉम बायस आ गया, ये इसी में आ गया। एंड कंपैरेटिबिलिटी, हाँ, रिलायबल भी होने चाहिए और कंपैरेबल भी होने चाहिए, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम बायस तो इसी में आ जाएगा, रिलायबिलिटी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, कंपैरेटिबिलिटी और कंसिस्टेंसी, लेकिन इसमें रिलायबिलिटी नहीं है, तो रिलायबिलिटी और कंपैरेटिबिलिटी, ये आ जाएगा आपका आंसर बी। नेक्स्ट है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड, फिल इन द करेक्ट वर्ड। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यू। सेम अकाउंटिंग रेवेन्यू के उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस रिकॉर्ड करने सेम पीरियड के, तो कौन सी कंसेप्ट हो जाएगी? मैचिंग, ठीक है, आज ही करवाइए। सेकंड है, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ अकाउंटेंट टू रिजोल्व अनसर्टेनिटी एंड डाउट इन फेवर ऑफ अंडरस्टेटिंग एसेट्स एंड रेवेन्यू एंड ओवरस्टेटिंग लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज। कौन सी कंसेप्ट? आज ही करवाई है मैंने, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा जैसे टेंडेंसी ऑफ अकाउंटेंट टू रिजोल्व अनसर्टेनिटी, भविष्य में लॉस की, तो इसमें आ जाएगी कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस बोल दो, आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। थर्ड है, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, पे हाईलाइट कर लो, एट द पॉइंट ऑफ सेल डिनोट द कंसेप्ट ऑफ। कौन सी कंसेप्ट? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कैश कब मिलेगा आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, एट द पॉइंट ऑफ सेल पे आपको रिकॉर्ड कर देना है। फोर्थ है, द डैश कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड, सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू नेक्स्ट। कौन सी? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या बताया था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैं वो सेम फॉलो करनी है हमें, सो दैट के कंपैरिजन हो सके।
नेक्स्ट है द डैश कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। क्या कौन सी आज ही करवाई है? ऑब्जेक्टिविटी। ओके, तो ये थी अपनी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट होगी, सेकंड होगी। एक ये डू इट योर सेल्फ है। ये क्या कहता है? स्टेट हाउ द जीएसटी रेट विल बी एप्लीकेबल इफ सीजीएसटी है 9%, सीजीएसटी है 9%, तो एसजीएसटी तो 9 होगा ही, ओके, और आईजीएसटी होता है इन दोनों का 18%। क्या कहता है? ये सिचुएशन दी है, आपको बताना कैसे लगेगा। गुड्स वर्थ 10,000 इज सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर 1 इन महाराष्ट्र। ये है मैन्युफैक्चरर है एक महाराष्ट्र का, ओके, टू ए डीलर ए इन महाराष्ट्र। इसने डीलर ए को, जो महाराष्ट्र का ही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से डीलर पे गुड्स गया। कहाँ के हैं दोनों? विद इन स्टेट, महाराष्ट्र। तो कौन से रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, कितने का? 10,000 का। तो 10,000 पे 9%, 900 रुपये सीजीएसटी और 900 रुपये एसजीएसटी। ओके, नेक्स्ट है डीलर ए सेल गुड्स वर्थ 25,000 टू डीलर बी इन गुजरात। इस डीलर ए ने क्या किया? ये गुड्स 25,000 रुपये का बेच दिया। किसको? डीलर बी को। वो कहाँ का है? गुजरात का। तो क्या लगेगा आप ये बताओ? एक महाराष्ट्र का है, एक गुजरात का है, तो इंटर स्टेट होगी, आउटसाइड स्टेट, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी या आईजीएसटी? आईजीएसटी। कितना? 18%। इस पे 25,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट है डीलर बी सेल गुड्स टू सुनीता इन गुजरात। इस डीलर बी ने क्या किया? गुजरात का जो कोई सुनीता है उनको गुड्स बेचा इसने। कितने का? 30,000 रुपये का, 30,000 का। और ये कहाँ के रहने वाली सुनीता? गुजरात। तो गुजरात से गुजरात क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या क्या रेट है? 9%, 9%। किस अमाउंट पे? 30,000 पे। ठीक है, 9 तिया 2700 रुपये और 2700 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है सुनीता सेल गुड्स टू रविंद्र इन राजस्थान 65,000। इस सुनीता ने क्या किया? ये गुड्स सोल्ड कर दिया। किसको? रविंद्रा को। कितने का? 65,000। और रविंद्रा जी कहाँ के हैं? ये हैं राजस्थान के। ठीक है, ये है गुजरात, ये राजस्थान। तो आउटसाइड स्टेट हो गए, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। कितना? 18%। हाँ, ये इतना ही है। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर सेकंड, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट जितनी है 13, और दूसरा है जीएसटी का छोटा सा टॉपिक, इसके एडवांटेजेस। और जीएसटी होता है क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ खत्म। आपके बोरिंग लगे होगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आप बोर न हो। ओके, जितने भी एग्जाम्पल मैंने रिलेट करवाया आप उनको रिलेट कर लेना। और हमारा जो चैप्टर 2 है ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। ओके, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसको जर्नल भी बोलते हैं, उसमें बड़ा मजा आ जाएगा, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पोर्शन है वो। ठीक है, उसमें थ्योरी इतना है नहीं। तो आगे से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे मेन मोटिव यही है कि जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते ट्यूशन्स की, वो क्लासेज ले लें। और एक अच्छे से मैंने पूरी कोशिश की। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट लगे या मुझ में भी कोई कमी लगे कि सर आपने ये थोड़ा कंसेप्ट गलत करवा दिया जब हमने पढ़ा, तो हमें ये अलग लगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मेरे बिमला जाखड़ कॉमर्स क्लासेज के चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान की दया से स्वस्थ रहें। ओके, और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।